हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जितने भी साइंस के प्रश्न कवर करने जा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रश्न आपके चल रहे इस एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। और इसमें अब तक जितने भी वीडियोज आए हैं इस सीरीज के अंदर, यानी कि लास्ट पार्ट 15 तक, उन सारे का पीडीएफ ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। तो अगर आप पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस वाले सेक्शन में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाना, आपको सारे ही पीडीएफ मिल जाएंगे। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। यदि चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होता है द्रव्यमानों का जो गुणनफल होता है उसका, राइट। इसमें से एक द्रव्यमान चंद्रमा का है, दूसरा पृथ्वी का है। अगर मान लीजिए चंद्रमा का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, यानी इन दोनों द्रव्यमानों में से एक को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो क्या होगा। ये जो द्रव्यमान का गुणनफल है वो 2 गुना हो जाएगा और उसके साथ सीधा समानुपाती है गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाएगा। सी हमारा राइट आंसर। अगर आप मान लो इस m1 को 2m1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा जो गुणनफल है वो डबल हो जाएगा, यानी कि जो लगने वाला बल है गुरुत्वाकर्षण बल, ये भी पहले का डबल हो जाएगा। रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किस प्रकीर्णन प्रयोग से की थी। तो रदरफोर्ड ने अपना जो परमाणु मॉडल दिया था तो उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे कहा जाता है अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग। अल्फा पार्टिकल प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें उन्होंने सोने की पन्नी पे बम्बार्डिंग करवाया था अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया था। उसके बाद उनको पता चला था कि अच्छा, जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खाली है और सारा का सारा द्रव्यमान जो है केंद्र में निहित है, जिसे नाभिक कहा गया। और उनको पता चला कि जो परमाणु का नाभिक है वो धन आवेशित है। तो नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने ही की थी। और ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। अल्फा पार्टिकल हम लोग बोलते हैं हीलियम 2+ को। इस अल्फा पार्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, माफ करिएगा, इस अल्फा पार्टिकल में 2 न्यूट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम में, दोनों के दोनों निकल चुके हैं। ये He2+ कैसे बनता है, हीलियम है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचता नहीं है। केवल नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों 2-2 होते हैं जो बचते हैं। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सोने की पन्नी पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल से बम्बार्डिंग करवाया था, ये ध्यान में रखिएगा, सोने की पन्नी पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खंडन जनन के बारे में सही नहीं है। खंडन के बारे में, इसे इंग्लिश में यहां पर हम लोग फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे, है ना, फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। ये फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, स्पाइरोगायरा में होता है, राइट, स्पाइरोगायरा में होता है। ये हरा शैवाल है, स्पाइरोगायरा ये हरा शैवाल है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। खंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, एक ही जनक इसमें जो है भाग लेते हैं और इसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है। ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, बिल्कुल सही है। हमें वो चुनना है जो सही नहीं है, ये तो सही है। खंडन में जीव का शरीर टुकड़ों में टूट जाता है। ये जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें क्या होता है, जो जीव होते हैं जब वो मैच्योर होते हैं तो खुद ही टुकड़ों में टूट जाते हैं और हर एक टुकड़ा नया जीव बनता है। ये स्टेटमेंट सही है। प्रत्येक टुकड़ा नए जीव में विकसित हो सकता है, बिल्कुल सही है। बीजाणु जनन खंडन जनन का एक प्रकार है, बिल्कुल गलत है। बीजाणु यानी कि स्पोर फॉर्मेशन के जरिए जो है राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु समासंग जो एक प्रकार है अलैंगिक जनन का, उससे प्रजनन होता है राइजोपस में, ठीक है, राइजोपस में। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइजोपस एक कवक है जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। अयस्क से अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। धातुओं को प्राप्त किया जाता है उसके अयस्क से, और अयस्क जो है मेनली हमारे पाए जाते हैं पृथ्वी के भूपर्पटी में, है ना, जमीन से निकाला जाता है उसको। तो जब जमीन से निकाला जाता है तो उसमें तरह तरह की अशुद्धियां भी होती हैं, धूल है, मिट्टी है, रेत है, चूना है, ये सारी अशुद्धियां भी होती है। इनको पहले हटाया जाता है। इस हटाने के प्रक्रम को ही हम लोग संकेंद्रण बोलते हैं,
एक्चुअली में इसे सांद्रण बोलते हैं, आई थिंक सांद्रण है ना, सांद्रण, सांद्रण। इंग्लिश में इसे कंसंट्रेशन बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले अशुद्धि को हटाया जाता है, इसे हम लोग कंसंट्रेशन बोलते हैं। और सबसे आखिरी स्टेप होता है परिशोधन, जिसे हम लोग परिष्करण भी बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन भी बोलते हैं। जो आपने पिछले वीडियो में देखा था इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ये परिशोधन, वो परिशोधन का ही एक प्रकार है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए जिंक का अयस्क है, जिंक ब्लेंड, ये अब ये जो अयस्क है इसको जब मिट्टी से प्राप्त किया जाएगा, मिट्टी से निकाला जाएगा माइनिंग के जरिए, तो इसमें तरह तरह की अशुद्धियाँ होंगी, चूना है, रेत है, मिट्टी है, और भी तरह तरह की अशुद्धियाँ होंगी इसमें। तो उन सारी अशुद्धियों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसी को कंसंट्रेशन कहा जाता है, सांद्रण कहा जाता है। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आखिरी में जो स्टेप होता है, फाइनल स्टेप जो होता है, उसमें धातु को और भी ज़्यादा शुद्ध किया जाता है, उसे हम लोग परिशोधन बोलते हैं। किस प्रकार के प्रजनन में नर और मादा दोनों युग्मकों की आवश्यकता होती है? तो नर युग्मक जैसे कि शुक्राणु और मादा युग्मक जैसे कि अंडाणु, इनके बीच में संलयन होता है और बनता है युग्मनज, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। तो ये होता है किसमें? लैंगिक जनन में। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन में जो है दो जीव की आवश्यकता होती है, नर और मादा। नर से जो है उसका नर युग्मक मिलता है, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। मादा से मादा युग्मक प्राप्त होता है, जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं या फिर अंडा बोलते हैं। इनके बीच में निषेचन होता है तो जाइगोट बनता है। इस जाइगोट के बार बार डिवीजन से बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। तो ऐसा होता है, युग्मक संलयन जो है, युग्मक संलयन जो है लैंगिक जनन में होता है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही माना जाता है? डाल्टन ने जो अपना परमाणु सिद्धांत दिया था वो 1808 में दिया था। अब देखो, डाल्टन का तो ये कहना था कि परमाणु सूक्ष्मतम कण है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम पदार्थ को, कोई भी पदार्थ है, अगर हम उसको टुकड़ों में तोड़ते जाएं तो वो टूटते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब वो और नहीं टूटेगा। तो वो जो सबसे सूक्ष्म कण है उसे ही परमाणु कहा गया। तो डाल्टन ने कहा कि देखो, परमाणु जो है ये पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, इससे सूक्ष्म तो कुछ होता ही नहीं है। बाद में पता चला कि नहीं, परमाणु को तोड़ करके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बाहर निकाला जा सकता है, यानी परमाणु से भी सूक्ष्म कण है, जिसे उप परमाणु का कण कहा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो डाल्टन तो परमाणु तक ही रह गए थे कि परमाणु है, इससे छोटा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, नाभिक की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। परमाणु मॉडल जब देने शुरू किए हैं वैज्ञानिकों ने, तब जाकर के नाभिक के बारे में पता चला था। डाल्टन तो परमाणु मॉडल की बात ही नहीं किए थे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो शब्द आया ही नहीं था इनके टाइम में। ये सब तो तब पता चला ना, जब परमाणु जो है, जब वो पता चला कि विभाज्य है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सारे की डिस्कवरी होती है। डाल्टन के टाइम में तो कहा गया कि परमाणु ही सूक्ष्म कण है, परमाणु जो है वो अविभाज्य है। तो इलेक्ट्रॉन की बात इन्होंने की नहीं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्होंने ये बात की नहीं। कौन सा कथन सही माना जाता है? परमाणु विभाज्य होते हैं, ऐसा डाल्टन ने नहीं कहा था। डाल्टन ने यह कहा था कि एक तत्व में बहुत सारे परमाणु होते हैं, और एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उन सारे का परमाणु द्रव्यमान जो है वो एक समान होता है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान सारे का एक समान होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई तत्व है, भाई इस तत्व में बहुत सारे परमाणु हैं, बहुत सारे अगर परमाणु है, तो डाल्टन का कहना था कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं उन सारे का परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है। क्योंकि परमाणु द्रव्यमान एक समान होता है, इसीलिए उनके जो गुणधर्म है, परमाणु के गुणधर्म है, वो भी एक समान होते हैं, ऐसा डाल्टन ने कहा था। लेकिन आगे चल करके ये स्टेटमेंट भी इनका गलत हो जाता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, एक ही तत्व के परमाणु ऐसे ऐसे हो सकते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान में फर्क है। जैसे कि कार्बन 12 है और कार्बन 14 है। कैसे हो गया? दोनों कार्बन के ही परमाणु हैं, लेकिन एक का परमाणु द्रव्यमान 12 है, दूसरे का 14 है। तो जब समस्थानिकों की खोज होती है तब ये इनका जो कहना था कि एक तत्व के परमाणु जितने भी होते हैं सबका द्रव्यमान बराबर होता है, गलत हो गया। साथ में ये भी आगे चल करके गलत हो गया, जो परमाणुओं का गुणधर्म है ना, उनके परमाणु संख्या से डिसाइड होता है, ना कि परमाणु द्रव्यमान से। तो ये भले ही उन्होंने ये कथन दिया था, लेकिन आगे चल करके ये भी गलत साबित हो जाता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी विद्युत उपकरण की शक्ति 20 वाट है
और वह 120 वोल्ट के वोल्टेज पर काम करता है तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। आपको पावर दिया गया है, आपको विभवांतर दिया गया है और आपसे धारा पूछ लिया गया है। तीनों में क्या रिलेशन, पावर इज इक्वल टू वी बराबर आई, वी इंटू में आई होता है, आई बराबर पी बट्टे में वी हो जाएगा। पावर 20 वाट है और विभवांतर 120 है, सॉल्व करेंगे तो 0.167 एम्पियर आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन निम्नलिखित में से किस प्रकार के बंध का प्रमुख रूप से निर्माण करता है, यानी कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सहसंयोजक बंध यानी कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कार्बन जो है अपना बॉन्ड बनाता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान समान रहता है और उसका वेग पहले के वेग का 4 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। अच्छा, आप में से कुछ लोग पूछते हैं कमेंट में, दूसरों से पूछते हैं, अगर कोई ये आकर के बोलते हैं कि मैंने एग्जाम दिया था, इतने क्वेश्चंस मेरे सही हुए, तो उनसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल कैसा है। तो भाई मेरे, ये सारे जो सवाल हैं आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक्चुअल सवाल है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो यही लेवल है, यही लेवल है, ठीक। और आप देख पा रहे हैं कि लेवल जो है आसान है, आसान से मध्यम बोल सकते हैं, इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, टफ नहीं है, ठीक है। तो यही लेवल है, आपको पूछने की क्या जरूरत है, जब आप देख ही रहे हो कि यही सारे सवाल पूछे गए हैं तो इससे अब आप पूछना है क्या किसी से कि क्या लेवल है। यही सारे सवाल है जो पूछे गए हैं, जो भी सवाल आप देख रहे हैं सब आपके एग्जाम के ही हैं। तो आपसे कहा गया है कि देखो द्रव्यमान समान है, तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये सीधा समानुपाती है जो चाल है उसके वर्ग का। चाल और वेग एक समान हो सकते हैं अगर सीधी रेखा में गति हो रही है तो। वेग पहले का 4 गुना हो चुका है, अगर आप इसको 4 गुना करेंगे तो इसका स्क्वायर 16 गुना हो जाएगा, यानी कि ये जो है पहले का 16 गुना है, तो गतिज ऊर्जा 16 गुना हो जाएगी। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का ये सूत्र आप ध्यान में रखिएगा। गतिज ऊर्जा का एक और फॉर्मूला है संवेग के टर्म में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, p² बट्टे में 2m। ये संवेग के साथ रिलेशन है गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा बराबर p² बट्टे में 2m, ठीक। धातु और कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। धातु और अम्ल के बीच में जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अब चाहे ये अकार्बनिक अम्ल हो चाहे कार्बनिक अम्ल हो, अभिक्रिया वही रहने वाली है, एक लवण का निर्माण होगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। जैसे कि मान लीजिए कि सोडियम है, सोडियम अपने आप में धातु है और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा देते हैं कार्बनिक अम्ल से, जैसे कि एसिटिक एसिड से। ये रिएक्शन आपको पढ़ना भी है, ये रिएक्शन जो है आपको पढ़ना भी है। इनके बीच में जब अभिक्रिया होगी तो एक धातु लवण बनेगा, ये धातु लवण बन गया। ये सॉल्ट है जिसे सोडियम एसीटेट कहा जाता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे करके आपसे नाम पूछा जा सकता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एसीटेट बोलेंगे। और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, ठीक। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंगों में विभक्त होना यानी कि टूट जाना किस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, सिंपली विक्षेपण भी कहा जाता है। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंगों में टूट जाता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने की थी, है ना, न्यूटन ने की थी। न्यूटन ने ही पता लगाया था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं। जब कोई वस्तु समान चाल से वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उस गति को क्या कहा जाता है। देखो समान चाल से, अगर मान लीजिए वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है और चाल नहीं बदल रही है तो हम बोलेंगे एक समान वृत्तीय गति। याद रखिएगा, एक समान वृत्तीय गति का मतलब एक समान वेग कभी भी नहीं होगा। एक समान वृत्तीय गति का मतलब एक समान वेग कभी नहीं होगा। वृत्तीय गति में वेग कभी भी एक समान नहीं होता, केवल चाल एक समान हो सकती है, तो हम उसे एक समान वृत्तीय गति बोलेंगे, है ना। तो समान वृत्तीय गति। अगर मान लीजिए चाल नियत नहीं है तो हम उसे असमान वृत्तीय गति बोलेंगे। क्या आप ये ध्यान रखेंगे, अगर वृत्तीय गति हो रही है यानी कि सर्कुलर पाथ पे अगर मोशन हो रहा है तो उसमें वेग कभी भी कांस्टेंट नहीं होने वाला है।
वेग कभी नियत नहीं होने वाला है, वेग कभी एक समान नहीं होने वाला है। चाल नियत जो है वो हो सकती है। वेग नियत क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिशा जो है हर बिंदु पर बदलती रहती है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं इस सीरीज के अंदर कई बार। स्थितिज ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसके लिए आप स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला देख सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh। देखो, द्रव्यमान है, गुरुत्वाकर्षण है, ऊंचाई है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। mgh द्रव्यमान है, ऊंचाई है, गुरुत्वाकर्षण है। वास्तव में यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए, है ना, गुरुत्वीय त्वरण। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो, गुरुत्वाकर्षण भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। HIV के फैलने का जोखिम सबसे ज्यादा किस स्थिति में होता है? किस स्थिति में होगा? नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति नहीं। HIV का इन्फेक्शन तो ऐसे नहीं होगा। HIV का मेनली इन्फेक्शन होता है जब दो इन्फेक्टेड बॉडी का जो फ्लूइड होता है वो कांटेक्ट में आ जाए बॉडी के फ्लूइड से, तो इससे नहीं होगा। व्यायाम न करने वाला व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति व्यायाम नहीं करता है तो उसमें HIV हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। बाहर से स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति, उसमें HIV फैलने का जोखिम ज़्यादा है, ये कोई बात हुई क्या? एक से अधिक लोगों के साथ यौन संबंध रखने वाला व्यक्ति, तो ये जो है बिल्कुल सही है। यौन संबंध बनाने से HIV का संक्रमण हो सकता है अगर असुरक्षित यौन संबंध बनाया जाता है। अगर कोई इंसान अलग अलग व्यक्ति से यौन संबंध बनाता है तो अलग अलग व्यक्ति से, जब बहुत सारे व्यक्ति से यौन संबंध बनाया जाएगा तो इससे चांस ज़्यादा है कि HIV का संक्रमण हो जाए, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति में से अगर किसी को भी HIV है पहले से तो चांस ज़्यादा है। तो डी हमारा राइट आंसर है। यदि फैलोपियन ट्यूब अवरुद्ध हो जाए, फैलोपियन ट्यूब डिंब वाहिनी नलिका अवरुद्ध हो जाए तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया रुक जाती है? देखो, ये मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। दो फैलोपियन ट्यूब हैं, एक यहाँ देखो और एक यहाँ देखो। दो अंडाशय हैं, एक अंडाशय यहाँ, दूसरा अंडाशय यहाँ। अब क्या होता है कि इस अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है, इस अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है, और अंडाशय से अंडे के उत्सर्जन को हम लोग अंडोत्सर्जन बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन बोलते हैं। अंडाशय से अंडे के उत्सर्जन को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, अंडोत्सर्जन बोलते हैं या फिर अंडोत्सर्ग बोलते हैं। ये अंडा जो है इस फैलोपियन ट्यूब में इंतजार करते रहता है कि शुक्राणु जो है योनि से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए आएगा और निषेचन की प्रक्रिया होगी। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको अवरुद्ध कर दिया, मान लो आपने ब्लॉक कर दिया, इसको काट करके बांध दिया, इसको भी काट करके बांध दिया, तो क्या होगा? शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाएगा, शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच नहीं पाएगा, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। मान लीजिए कि यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तो अगर यहाँ से काट करके बांध दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो अंडाणु है वो यहीं तक रह जाएगा, यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा। तो निषेचन की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का उद्देश्य क्या होता है? मधुमक्खी पालन, बी कीपिंग, क्या होता है? शहद प्राप्त करना। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी पालन का मुख्य उद्देश्य शहद प्राप्त करना होता है, लेकिन मधुमक्खी के छत्ते से जो है मोम भी प्राप्त होता है, वैक्स भी मिलता है, और इस वैक्स का इस्तेमाल जो है मेडिसिन बनाने में किया जाता है। लेकिन मेन जो मुख्य उद्देश्य जो होता है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है बी कीपिंग का, ये शहद को प्राप्त करना होता है, हनी को प्राप्त करना होता है। जे थॉमसन की परमाणु सिद्धांत की परिभाषा क्या है और इससे किस नाम से जाना जाता है? देखिए, सबसे पहला वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था, सबसे पहला वैज्ञानिक जिन्होंने परमाणु का मॉडल दिया था कि परमाणु जो है ऐसा होता है, इसकी संरचना ऐसी होती है, वो वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और इन्होंने ही पहली बार परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया था। हाँ, ये अलग बात है कि इनका जो परमाणु मॉडल है वो फेल कर गया। ठीक, इनके मॉडल को हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं इनके परमाणु मॉडल को। इनके अनुसार पूरा का पूरा जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं। कैसे? जैसे तरबूज आप देखते हैं तो तरबूज में लाल खाने वाला भाग पूरे गोले में फैला होता है और उसमें बीज धसे होते हैं। तो जैसे तरबूज का लाल खाने वाला भाग पूरे तरबूज में फैला होता है, वैसे ही परमाणु का पूरा जो परमाणु है वो धन आवेशित गोला है। पूरा का पूरा गोला जो वो धन आवेशित है। जैसे तरबूज में बीज धसे होते हैं लाल खाने वाले भाग में, ठीक वैसे ही परमाणु में जो पूरा धन आवेशित गोला है उस धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं।
सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी को कहा जाता है प्लम पुडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल यानी कि तरबूज मॉडल, राइट। और रदरफोर्ड ने अपना मॉडल जो दिया था उसे न्यूक्लियर मॉडल कहा जाता है, क्योंकि नाभिक का पता जो है इनके मॉडल से ही पता चला था, जिसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कराया गया था। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर ने भी अपना मॉडल दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते हैं, जिसकी ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है। इनमें से कौन सा सरल ऊतक है? कौन सा सरल ऊतक है? तो पादपों में 2 प्रकार के ऊतक होते हैं ना, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक में पैरेन्काइमा है, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये तो जंतु ऊतक है। रक्त जो है अपने आप में द्रव संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है ना। रक्त जो है ये तरल संयोजी ऊतक है, जंतु ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये जटिल है, ठीक है, ये जटिल ऊतक है ना, ये जटिल ऊतक है। पौधों की कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर उपस्थित कठोर बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? देखो, प्लाज्मा झिल्ली तो वो संरचना है जो हर कोशिका में पाई जाती है। अगर किसी में प्लाज्मा झिल्ली नहीं है तो वो कोशिका ही नहीं है। बिना प्लाज्मा झिल्ली के तो कोई कोशिका होती ही नहीं है। हाँ, कोशिका भित्ति जो है ये जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, बाकी जो कोशिकाएं होती उनमें पाई जाती है। तो जैसे कि पौधे की जो कोशिकाएं होती है, कोशिका झिल्ली तो होनी है, कोशिका झिल्ली तो होनी है। ये मान लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसके बाहर सेल वॉल होती है, इसके बाहर सेल वॉल होती है। प्लांट के अंदर ये जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है ना, सेलुलोज की बनी होती है। अलग अलग जीव के कोशिका की कोशिका भित्ति अलग अलग पदार्थ से बनी हो सकती है। प्लांट के केस में आप सेलुलोज ध्यान में रखेंगे। ये कठोर आवरण है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन चाहे कोई सी भी कोशिका हो, ये सेल मेम्ब्रेन जो है बनी होती है लिपोप्रोटीन से, या फिर बोल दो आप लिपिड प्लस प्रोटीन से, लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो, उसमें जो कोशिका होती है वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। हाँ, कोशिका भित्ति अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग पदार्थ से बनी हो सकती है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है? धातु को जो उसके अयस्क से प्राप्त किया जाता है उसमें रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, ये सारे भी स्टेप्स आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि अयस्क कैसा है। मान लीजिए कि जो अयस्क है वो सल्फाइड अयस्क है ना, सल्फाइड अयस्क है, जैसे कि जिंक ब्लेंड। ये जिंक ब्लेंड है, ये सल्फाइड अयस्क है, जिंक सल्फाइड है ये, राइट। तो क्या होता है, इसको हीट किया जाता है। इसको हीट किया जाता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है तो यहां से बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर मुक्त होगी, है ना, ये सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या हुआ, यहां पर देखो हीट किया गया। और हीट कैसे किया गया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किया गया। इसी को हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रोस्टिंग बोलते हैं। यानी रोस्टिंग क्यों किया जाता है? सल्फाइड अयस्क को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। जो धातु अयस्क से धातु को जो प्राप्त किया जाता है, अगर वो अयस्क मान लीजिए कि सल्फाइड अयस्क है तो ये स्टेप अपनाया जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो अयस्क है वो कार्बोनेट के फॉर्म में हो, जैसे कि जिंक कार्बोनेट। अगर मान लीजिए कार्बोनेट अयस्क है, वैसे केस में क्या होगा, ऑक्सीजन के अपर्याप्त मात्रा में या फिर ऑक्सीजन के बोल दो की अनुपस्थिति में ही हीट किया जाएगा और यहां से बन जाएगा फिर से जिंक ऑक्साइड, ठीक। और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी। इस प्रक्रिया को हम लोग कैल्सिनेशन बोलते हैं। कैल्सिनेशन बोलते हैं यानी कि निस्तापन बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? निस्तापन, निस्तापन। और इसे हम लोग भंजन बोलते हैं। रोस्टिंग, रोस्ट कर दिया गया है। अब देखो याद कैसे करेंगे आप, ये देखो कैल्सिनेशन लिखो आप, कैल्सिनेशन। ये जो सी है, ये जो सी है, यहां से आप ध्यान में रखेंगे कार्बोनेट, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है किस में भाई ऑक्सीजन चाहिए किस में नहीं चाहिए, रोस्टिंग में चाहिए ऑक्सीजन या नहीं चाहिए, इस टाइप से। और ये जो ए है इससे याद रखेंगे आप एब्सेंस, यानी कार्बोनेट अयस्क अगर है तो उसको हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ध्यान रखो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर आप रोस्टिंग को यहाँ पर देखो, रोस्टिंग, तो यहाँ पर देखो O है ना, तो इससे ध्यान में रखना ऑक्सीजन, यानी सल्फाइड अयस्क को हीट किया जाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। रोस्टिंग में ये O से ऑक्सीजन ध्यान में रख लेना, और ये जो S है इसे सल्फाइड ध्यान में रख लेना, थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। तो रोस्टिंग की प्रक्रिया मुख्य रूप से किन अयस्कों के लिए की जाती है, तो आप बोलेंगे सल्फाइड अयस्क, सी हमारा राइट आंसर। फिर इस ऑक्साइड को जो ना रिडक्शन किया जाएगा, इन सारे से ऑक्सीजन को हटाया जाएगा, क्योंकि जो टारगेट है वो है जिंक को प्राप्त करना, तो इस ऑक्सीजन को हटाना पड़ेगा ना, तो यह भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ है, फिर इसका अपचयन करवाया जाएगा, तब जाकर के जिंक प्राप्त होगा, फिर जाकर के लास्ट में इसका जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाएगा, यानी कि शोधन किया जाएगा। यदि विद्युत शक्ति यानी कि पावर 840 वाट है और वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? इन तीनों में रिलेशन क्या होता है? इन तीनों में रिलेशन होता है P = V² डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से R क्या हो जाएगा? V² डिवाइडेड बाई P। सारे मान डाल देंगे, 220 गुने में 220 बट्टे में 840, सॉल्व करेंगे, B आंसर आएगा। स्टेथोस्कोप में रोगी दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक कैसे पहुंचती है? तो स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल जो है डॉक्टर्स करते हैं फेफड़ों से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए, है ना, हृदय से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए। तो ये आवाज़ जो है डॉक्टर के कानों तक जो है पहुँचती है मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। डी हमारा राइट आंसर। वैसे डिजाइन किया गया होता है कि साउंड का जो है मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है। डी हमारा राइट आंसर। 4 न्यूटन का एक नियत बल 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक बॉक्स पर 5 सेकंड तक लगाया जाता है। यदि बॉक्स का प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकंड है तो अंतिम वेग क्या होगा? देखो, आपको बल दिया गया है, आपको द्रव्यमान दिया गया है, आपको समय दिया गया है, आपको प्रारंभिक वेग दिया गया है और आपसे अंतिम वेग पूछा गया है ना। अंतिम वेग v आपसे पूछा गया है, VUT। इनमें तो रिलेशन आपको पता ही होगा, V = U + AT, लेकिन A नहीं आपको पता है। A निकालने के लिए आपको बल और द्रव्यमान दिया गया है, तो त्वरण बराबर होता है बल बट्टे में द्रव्यमान और गुने में T। आपको V चाहिए, अंतिम वेग चाहिए, प्रारंभिक वेग 10 आपको दे रखा है, जो बल है वो 4 है, द्रव्यमान 2 है, समय 5 है, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। B हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत स्थानांतरित होता है? तो जो हमारा ट्रॉफिक लेवल होता है किसी फूड चेन का, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये पहला ट्रॉफिक लेवल है, ये दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, ये चौथा ट्रॉफिक लेवल है। इसमें उत्पादक आते हैं, इसमें शाकाहारी, इसमें छोटे मांसाहारी, इसमें बड़े मांसाहारी। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? तो आंसर है 10%। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम लोग 10% रूल बोलते हैं, इसे हम लोग 10% रूल बोलते हैं, जो किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। जो किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गर्भ अवस्था के दौरान भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को मुख्य रूप से किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तब उनके शरीर में, गर्भाशय में खास करके, है ना, उनके गर्भाशय में एक नई संरचना बनती है जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। और जब तक वो महिला बच्चे को जन्म नहीं दे देती है तब तक ये प्लेसेंटा जो है, संरचना जो है, ये बनी हुई रहती है। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है एक नई संरचना का निर्माण होता है गर्भाशय में जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है। अब इस प्लेसेंटा की खास बात यह है, 2 जनरेशन के टिश्यू है इसमें, माँ का भी और बच्चे का भी होता है। अब इस बच्चे के बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए, इस बच्चे को जो ऑक्सीजन चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी चीज़ें चाहिए, वो माँ के बॉडी से इसको प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है? तो माँ के बॉडी से प्लेसेंटा से इस अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू इस बच्चे में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं उसे भी तो बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा। अब ये बच्चा तो गर्भाशय से बाहर तो है नहीं, जो मूत्र का उत्सर्जन करेगा या फिर मल का त्याग करेगा, ये माँ के बॉडी में है, गर्भाशय में है। तो इस बच्चे में जो भी अपशिष्ट पदार्थ बनेगा वो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू माँ के बॉडी में जाएगा और फिर माँ के बॉडी से उसका त्याग होगा।
तो हमारा आंसर यहाँ पर अपरा हो जाएगा। इसी को हम लोग इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, इसी को हम लोग प्लेसेंटा बोलते हैं। ये जो प्लेसेंटा है और ये जो बच्चा है ना, ये जो बच्चा है फीटस है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम ये अम्बिलिकल कॉर्ड करता है। आई थिंक इसे हिंदी में गर्भनाल बोलते हैं। हमारा आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा होगा। एक ऐसी प्रक्रिया बताइए जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है और आनुवांशिक जानकारी अगली कोशिकाओं तक पहुंचती है। कोशिका का विभाजन होगा, क्रोमोसोम भी जो है दोनों कोशिकाओं में जाएगा। क्रोमोसोम में डीएनए है, डीएनए में जीन है, जीन में आनुवांशिक जानकारी है। माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है हिंदी में समसूत्री विभाजन, है ना, समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा? देखो, समसूत्री यानी कि समान गुणसूत्र। मान लीजिए कि हमारे ही बॉडी में जो सामान्य कोशिका होती है वो जब डिवाइड करती है तो जो कोशिका विभाजित होने वाली है उसमें 46 गुणसूत्र है, और जो डिवाइड होकर के नई कोशिकाएं बनेंगी उनमें भी 46 गुणसूत्र ही होंगे। एक कोशिका विभाजित हो गई, दो नई कोशिकाएं बनाई, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलती है, इसीलिए हम इसे समसूत्री विभाजन बोलते हैं, यानी कि समान गुणसूत्र ही रहता है। अब गुणसूत्र में डीएनए है, डीएनए में जीन है, तो जो गुणसूत्र है उसकी संख्या नहीं बदली तो डीएनए का जो कंटेंट है, अमाउंट है, वो नहीं चेंज हुआ। सारे के सारे जीन जो है दोनों में प्रेजेंट है जो इसमें थे। इसी का पड़ोसी है मायोसिस, अर्धसूत्री विभाजन हम इसे बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन हम इसे बोलते हैं। इसमें क्या होगा? जैसे शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका है पुरुष के अंदर, अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका है महिला के अंदर, उसमें क्या होता है? जैसे ये शुक्राणु बनाने वाली मान लीजिए कि कोशिका है, ये जब कोशिका मायोसिस से करती है, विभाजन करती है, तो इसमें जो 46 क्रोमोसोम है इससे अंत में जाकर के 4 नई कोशिका बनती है। ये 4 नई कोशिका ही 4 शुक्राणु होगा। और सारे में कितने क्रोमोसोम? 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम। क्या हुआ? जो गुणसूत्र की संख्या है वो आधी हो गई, इसलिए हम इसे अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। ठीक, तो हमारे बॉडी के अंदर बस यही एक कोशिका है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है। इसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं हैं सब समसूत्री विभाजन करती है। केवल शुक्राणु बनाने वाली जो कोशिका होती है वही है जो अर्धसूत्री विभाजन करती है, बाकी सारी की सारी कोशिकाएं जो होती है वो समसूत्री विभाजन करती है। हमारे पूरे बॉडी का जो ग्रोथ होता है कोशिका विभाजन से ही होता है। जब निषेचन होता है तब क्या होता है? हम बस एक सिंगल सेल होते हैं, जाइगोट होते हैं, फिर इसमें बार 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 समसूत्री विभाजन होता है, टिश्यू बनता है। ठीक, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर जाकर के पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये इसके बाद जाइगोट बनने के बाद जो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया चलती है वो केवल समसूत्री विभाजन से ही चलती है। फिर मान लीजिए अगर ये पुरुष है तो बाद में जब इसके बॉडी में शुक्राणु बनेगा प्यूबर्टी से तो ये अर्धसूत्री विभाजन होगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती है। अर्धसूत्री में 4 नई कोशिका बनती है एक कोशिका से। ल्यूकोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड का ही एक प्रकार है, लवक का एक प्रकार है जो पादप कोशिका में पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको का मतलब होता है रंगहीन, तो ये रंगहीन प्लास्टिड है। जैसे क्लोरोप्लास्ट जो है ये हरा प्लास्टिड है, प्लांट को हरा रंग देता है, ये ल्यूकोप्लास्टिड है ना। ल्यूकोप्लास्टिड या ल्यूकोप्लास्ट बोल दो, बात एक ही है, प्लास्टिड का एक प्रकार है। ये प्लांट को कोई रंग नहीं देगा, ये प्लांट को कोई रंग नहीं देगा। इसका मेन काम होता है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सारे को स्टोर करना। तो स्टार्च एवं खनिज का भंडारण आप बोल सकते हो। यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फल फूलों को रंगीन बनाना ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है, ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, है ना, लिपिड को स्टोर करना, प्रोटीन को स्टोर करना, ये सब काम होता है। स्टोरेज का काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, कलर देना इसका काम नहीं होता है। लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से बनने वाला अवक्षेप का रंग क्या होता है? पीला होता है। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था पीला होता है, और VVI मैंने मार्क किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। पीले रंग का जो है अवक्षेप प्राप्त होता है, ये अवक्षेप किसका होता है? लेड आयोडाइड का होता है।
है ना, लेड आयोडाइड का होता है। जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। अवतल दर्पण में एक मात्र वो जगह है जहां पर वस्तु को रखने से आपको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, सीधा मिलेगा, एकमात्र वो जगह है, वो जगह यही है। ध्रुव और फोकस के बीच हम जब वस्तु को डालते हैं अवतल दर्पण के सामने तो सीधा बनता है प्रतिबिंब और ये बड़े आकार का प्रतिबिंब बनता है। सीधा में छोटा तो बनाने का काम उत्तल दर्पण का है, लेकिन सीधा में बड़ा प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में बनता है। वो भी कब, जब वस्तु को आप ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच डालते हैं। सीधा में बड़ा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।